हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सातवाहनाज एम्पायर, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइम पीरियड की हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 साल तो ये हैं और 250 ये हैं, तो ये हो गए 280 साल। तो 280 वर्ष तक इस डायनेस्टी ने राज किया है। तो ये थोड़ी सी हमारी इंट्रो की स्लाइड है। माय नेम इज़ रवि कुमार, और आप मुझे इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे आपको कोई भी सुझाव देना है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी हिस्ट्री के लेक्चर्स की पूरी सीरीज है। या आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने सर्वे ऑफ द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है। फिर हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल, देन नव पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, महावीर स्वामी से संबंधित सारी बातें कि उनका क्या उनकी शिक्षाएं हैं, उनके बायोग्राफी, देन महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी, फिर मौर्यन अम्पायर और देन कनिष्क अम्पायर। तो ये दोस्तों टोटल 10 वीडियो हमारी अब तक आ चुकी हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे की जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड भी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक इमेज लगाई है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए 2500 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता रही है। इसके बाद 1500 से 1000 तक वैदिक संस्कृति, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद 500 BC में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। 322 से 185 तक मौर्य वंश की बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे AD में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। साउथ में एक अंपायर का राज था जिसको हम लोग सातवाहन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मौर्यन अम्पायर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो मौर्यन वंश था उसने 322 से 185 ईसा पूर्व इतने टाइम तक दोस्तों उसने राज किया। 322 से 185 ईस्वी तक मौर्य वंश ने राज किया। आप सभी को पता होगा मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, और इसके जो आखिरी राजा थे, जो अंतिम राजा थे, वो थे बृहदरथ। तो ये सभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मौर्य वंश के पतन के बाद लगभग 100 साल के बाद दक्षिण भारत में एक वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था सातवाहन वंश। इसमें दोस्तों टोटल 19 शासक हुए हैं और इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया है। लगभग 300 वर्षों तक किया है। एग्जैक्ट यदि मैं आपको बताऊं तो 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। तो यहाँ पे बीच में 0 आई होगी, 30 ये हैं और 250 ये, तो टोटल 280 बैठता है। पर यहाँ पे हम लोग लगभग लिखकर 300 साल लिख सकते हैं। तो इस वंश की जो स्थापना हुई थी वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी। सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। तो सातवाहनों ने सबसे पहले आंध्र में ही नहीं अपितु महाराष्ट्र में भी अपना शासन स्थापित किया था। उसकी स्थापना सिमुक ने की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जैसे मौर्यन की हम बात करें तो यहाँ पे अशोक का नाम आता है, ठीक इसी तरह से यदि हम सातवाहन डायनेस्टी की बात करते हैं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इस वंश का सबसे महान शासक हुआ है। तो इसमें टोटल 19 शासक हुए हैं
तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इसने क्या किया था, अपनी माँ के साथ मिलकर इसने शासन किया था, और ये पहला सातवाहन राजा है जो कि अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम यूज करता है। तो गौतमी इसकी मम्मी का, इसकी माँ का नाम था। नासिक आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र में है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ की क्या चीज़ फेमस है, कौन सा फल जो है यहाँ का फेमस है। और यहाँ पे आपको पता होगा कुंभ मेला भी लगता है। तो यहाँ पे हमें अभिलेख मिला है, इसके अनुसार क्या है कि जो सातवाहन है वो ब्राह्मण, हम लोग मानते हैं कि सातवाहन जो थे वो ब्राह्मण थे। सातवाहनों के सिक्के, अभिलेख, साहित्य से हमें उस टाइम के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था, संस्कृति, काफ़ी सारी डिटेल हमें उनकी मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सातवाहनाज, सातवाहनों का शासन प्रबंधन। तो अभी मैं आपको, अब की यदि हम बात करें कि अब इंडिया में शासन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके बाद स्टेट होगी, राज्य सरकार होगी, उसके बाद उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट होता है स्टेट के अंदर, और देन सबसे लास्ट में होते हैं विलेज। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही सिस्टम था। सबसे पहले क्या होता था, सेंटर होता था, इसके बाद स्टेट, मीन्स उस टाइम पे स्टेट को हम लोग प्रांत बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे, नगर, और सबसे लास्ट में आते थे गांव। तो हम सबसे पहले सेंटर के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती थी। तो सातवाहनों में क्या होता था, राजा सबसे मुखिया जो होता था वो राजा होता था। राजा को आप आज के टाइम में आप पीएम से समझ सकते हैं कि आज जिस तरह से पीएम की पोस्ट होती है, उस टाइम पे राजा की पोस्ट होती थी। सातवाहन राज्यों में राजतांत्रिक प्रणाली थी, और राजा का जो पद होता था वो पैतृक होता था। पैतृक मीन्स एक राजा है, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे शासन चलता था। सातवाहन शासक धर्मशास्त्रों और देश के जो उसके एरिया के जो रीति रिवाज थे उनके हिसाब से वे शासन करते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जन कल्याण में विशेष रुचि ली है और जनसाधारण के जीवन को सुखी बनाने का इसने प्रयास किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं सामंत प्रथा। सातवाहनों की जो शासन प्रणाली थी उसमें सामंत प्रथा, यहाँ पे प्रथा आएगा, इस पर आधारित थी। इसमें क्या थी, 3 श्रेणियां थी, राजा, राजा के बाद महाभोज, और उसके बाद महारथी। महारथी को आप क्या बोलते हैं उसको, जो युद्ध में राजा का साथ देता, सेनापति, सॉरी भूल गया था, माइंड से स्किप हो गया था, सेनापति आप ये मान सकते हैं, इसको सेनापति होता था। राजा को प्रथम, मतलब कि फर्स्ट रैंक राजा की होती थी। इसका काम सिक्के चलाना हो गया, भूमि पर टैक्स लगाना, ये काम था। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे राजा है। देन महाभोज। महाभोज का काम क्या था कि राजा के नीचे महाभोज होता था। मान लीजिए ये जैसे पूरा ये मान लीजिए इतना एरिया राजा के पास है, राजा क्या करता है, फिर जो छोटी छोटी ज़मीनें होती थी उनको जागीरदारों को दे देता था। तो वे क्या करते थे, वे उन पर खुद शासन करते थे, यानी कि वहाँ से टैक्स वगैरह इकट्ठा करेंगे और फिर वे राजा को देंगे। और ये जो छोटे छोटे जागीरदार थे, इनके जो संबंध थे, यहाँ पे संबंध आएगा, माफ़ कीजिए यहाँ पे जल्दबाजी में हमने मैटर तैयार किया है, कुछ एरर यहाँ पे हो सकते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है कुछ, तो इनके संबंध, एक मिनट में बुक में ही देख लेते। तो यहाँ पे आएगा आंध्र। तो आंध्र शासकों के साथ इनके संबंध थे। तो ये पश्चिम एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक बार दोस्तों मैं आपको मैप भी थोड़ा सा रिमेंबर करा देता हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे ऊपर तो जैसे राजस्थान हो गया, नीचे यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे अपना पड़ता है कर्नाटका है, कर्नाटक के इस साइड में यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और अभी एक स्टेट और बन गया है आंध्र प्रदेश से निकल कर के, यहाँ पे तेलंगाना पड़ता है, नीचे हमारा केरल है, इधर तमिलनाडु है,
ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश यानी कि ये एरिया है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे इधर हमारा कर्नाटका पड़ता है, महाराष्ट्र तक भी इनका फैलाव हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई और इसके साइड में फिर ये इधर हमारा कर्नाटका पड़ता है, तो इनके आपस में वैवाहिक संबंध भी थे। इसके बाद हमने केंद्र में पढ़ लिया है। अब हम प्रांत के बारे में बात करेंगे कि जैसे देश के अंदर अब राज्य है, उस टाइम पे क्या होता था, कोई भी राजा उसका जितना एरिया होता है उसको वो प्रांतों में डिवाइड करता था। तो कई बड़े बड़े प्रांतों में इनका जो एरिया था वो बटा हुआ था। प्रांत की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसको आहार कहते थे। नासिक अभिलेख से हमें 5 आहार या जिलों के नाम मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले राजा का एरिया होगा सेंटर में, उसके बाद प्रांत होंगे, प्रांत के नीचे जिला, जिसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, आहार भी बोला गया है, और आहार के नीचे आएगा गांव। तो 5 जिलों का नाम हमें मिलता है नासिक अभिलेख से। गोवर्धन है, सोपार है, ममला सातवाहन है, कपूर शिरा है। देखिए, यहाँ से यूपीएससी वगैरह में, स्टेट पीसीएस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से किस जिले का या किस स्थान का नासिक अभिलेख में उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये 3 दे देगा और 1 इनसे अलग दे देगा। आपको वहाँ पे इनका जो है आंसर देना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन यहाँ से निकाले जाते हैं। मौर्य काल की तरह आहार का एक अधिकारी, यानी कि इसको भी मैनेज करने के लिए जिले में, जैसे अब हम बात करें डीसी होता है, तो उस टाइम पे जिले को में जो भी रूल होगा उसको संभालने के लिए अमात्य महात्य होता था। इसके साथ प्रांत के शासन को चलाने के लिए 3 विशेष अधिकार सामंत होते थे। 3 सामंत, राजा, महाभोज और सेनापति। सेनापति कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि सेनापति को हम लोग महारथी भी बोलते हैं, महारथी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रामीण शासन की। अभी हमने प्रांत के बारे में पढ़ा है, प्रांत के बाद हम लोगों ने जिले के शासन के बारे में पढ़ा है, अभी हम लोग गांव के शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थानीय शासन का विशेष महत्व नियमों के द्वारा चलाया जाता था। जो व्यापारी होते थे वे बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते थे, और गांव में जो अधिकारी, जैसे आज के टाइम में गांव में सरपंच होता है, उस टाइम पे क्या पोस्ट होती थी, ग्रामक उसको बोलते थे। उसके पास पैदल सैनिक होते थे, जैसे 45 सैनिक, 25 घुड़सवार, 9 रथ और 4 हाथी, ये उसके पास होते थे। इन्हीं से वो पूरा अपना शासन चलाता था। उसका जो गांव होता था उसमें शांति, सुरक्षा, इन सब का प्रबंध करना। इसके अलावा जो पुलिस और सरकारी कर्मचारी, यानी कि राजा के गुप्तचर हो गए या कोई भी अलग बंदे हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था का काम किसके जिम्मे होता था, किसानों के। इसके बाद बात करते हैं सैनिक शासन प्रबंधन। तो काफ़ी बड़ी सेनाएं थी इनकी सातवाहनों की, जिसमें पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार, हाथी, ये शामिल थे। और युद्ध में लड़ने के लिए इनके पास तलवार हो गए, भाले हो गए, कुल्हाड़ी, ढाल, तो आदि अस्त्रों का ये प्रयोग करते थे। गोल आकार के गोल, यहाँ पे टाले नहीं आएगा, ढाले आएगा। ढाले युद्ध में शत्रु के रक्षा का बड़ा साधन होता था। ठीक है, यहाँ पे आएगा बर्छे। जो ढाले हैं, ढाल आपको पता होगा, पीछे अजय देवगन की एक मूवी आई थी जिसमें सैफ अली खान ने विलन का रोल किया था। उसमें आपने देखा होगा जो तलवार के साथ एक ऐसा गोल सा होता है, उसमें अंदर से पकड़ने का भी होता है, यानी कि जब तलवार से हमला किया जाता है तो बचाव के लिए यूज की जाती है, जिसको हम लोग ढाल बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं आय के साधन की। तो ये दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी शासन प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। आय के साधन की हम बात करें तो भूमि के अधिकार पत्र लिखने का कार्य अमात्य, प्रतिहार, महासेनापति। तो देखिए, आय का जो साधन था वो टैक्स था।
किसानों से या जो जो सामंत होते थे वो टैक्स वगैरह लेते थे, या नगद, वो टैक्स क्या होता था, नगद हो गए या अनाज इसके रूप में लिया जाता था। इसके अलावा जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था उस पर टैक्स लिया जाता था। सातवाहन शासन में ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु, व्यापारियों ने साम्राज्य में शांति स्थापित करने में सराहनीय योगदान इनका रहा है। बौद्ध भिक्षुओं का भी और व्यापारियों का भी। व्यापारी हमने पीछे पढ़ा था, काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्टों पर व्यापारी जो थे वो लगे हुए थे। तो पहला पॉइंट जो क्या नंबर था वो हमने पढ़ा है शासन प्रबंधन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे उनकी संस्कृति के बारे में। तो सातवाहनों की भौतिक संस्कृति में दक्षिणी एवं उत्तरी तत्वों का सम्मिश्रण है। लोहे, यहाँ पे धातु आएगा, लोहे की धातु से परिचित थे वे लोग, कृषि में प्रयोग करते थे इसका। शुरू में लोहे के औजारों की कमी थी, परंतु बाद में धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लोहे के हथियार, औजार ये काफ़ी मात्रा में बनने लगे। सातवाहन लोग जो थे वो कर्नाटक की खानों से लोहा निकालते थे और कोलार की खानों से सोना निकालते थे। सोने को काफ़ी उपयोगी मानते थे, कीमती धातु के रूप में उन्होंने उपयोग किया। ये नहीं कि उन्होंने तो अपने जो सिक्के थे वे भी सोने से नहीं बनाए। उन्होंने शीशे हो गए, टीन, तांबे, कांसे, इनकी मुद्राएं चलाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि सामाजिक अवस्था कैसी थी उस टाइम पे, सोशल कंडीशन क्या थी। तो समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्ग में, पहले वर्ग में थे अधिपति, महाभोज, महारथी, सेनापति। जितने भी राजा के बाद की जो बड़ी बड़ी रैंक होती थी वे आते हैं पहले वर्ग में। दूसरे में आएंगे अमात्य, यानी कि जो सेंटर का जो काम है वो पहले में है। फिर ये हो गया हमारा जो उसके नीचे, यानी कि प्रांत वाला हो गया, सॉरी प्रांत के बाद जो जिले का हो गया वो यहाँ पे आएगा और ये लोग प्रांत में आ जाएंगे, प्रांत का जो शासन संभालेंगे। ठीक है, दूसरे वर्ग में इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, व्यापारी ये थे। तीसरे में थे लेखक, वैद्य, सुनार, इत्र बेचने वाले और किसान ये थे। चौथे वर्ग में जो शिल्पकार, माली, मछुआरे, लुहार ये आते थे। इसके अलावा उस टाइम पे 4 जातियों में समाज विभाजित था। ये कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो सातवाहन हम ये मानते हैं कि शायद दक्षिण के किसी कबीले के लोग थे जो कि बाद में ब्राह्मण बन गए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा था कि 4 वर्णों, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, ये वर्ण ऐसे लिखा जाएगा, गलत लिखा गया है, कि व्यवस्था को स्थापित किया जो कि अस्त व्यस्त हो गई थी। तो काफ़ी शक्तिशाली राजा रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ब्राह्मण धर्म का इन्होंने प्रचार किया है और इनको ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी जागीरें दी हैं। परिवार की हम बात करें तो उस टाइम पर संयुक्त परिवार प्रणाली थी। जो घर का मुखिया होता था उसको गृहपति कहा जाता था। सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे। स्त्रियों का भी सम्मान किया जाता था, उनको आज़ादी प्राप्त होती थी, प्रशासन में भी भाग लेती थी स्त्रियां, और सभी धार्मिक कार्यों में अपने पति के साथ शामिल होती थी। सातवाहन शासक अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम जोड़ने में बहुत गर्व फील करते थे, अनुभव करते थे। तो मातृसत्तात्मक ये समाज था उस टाइम पर। और सबसे पहला जो शासक था वो गौतमी था, जिसने अपनी माँ का नाम अपने नाम के साथ लगाया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो राजमाताओं को अपनी ओर से धार्मिक अनुदान देने का अधिकार था। समाज में अंतरजातीय विवाह उस टाइम पर होते थे, ये भी प्रचलित थे। और बहुविवाह, यानी कि एक आदमी कई सारे शादियाँ करेगा, वो भी प्रथा उस टाइम पर थी। और नृत्य गान करके लोग अपने मनोरंजन करते थे, यानी कि अपना मनोरंजन करते थे। इसके बाद सामाजिक अवस्था में हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि लोगों की जो इकोनॉमी थी वो कैसे चलती थी। तो समाज जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी अच्छी नहीं थी लोगों की,
मुख्य व्यवसाय खेती करना था, कृषि थी। लोग चावल, कपास इनकी खेती करते थे। इसके अलावा उद्योग धंधे भी थे उस टाइम पर, छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय, घरों में कामकाज करते थे लोग बाग। विभिन्न व्यवसाय क्या करते थे, कुछ लोगों का ग्रुप भी था। कुछ लोग ऐसे होते थे कि पैसा जमा करा, फिर उनको ब्याज पर दिया, बैंक की तरह ही काम करते थे। इसके अलावा कुछ शिल्पकारों का ग्रुप हो गया, जैसे मंदिरों के निर्माण में उन्होंने दान कर दिया। कुछ इत्र बनाने वाले लोग थे। बाद में यह नाम दुकानदारों के लिए प्रयुक्त होने लगा। जैसे इत्र वगैरह बनाने वाले लोग हैं, उनको बाद में क्या नाम दिया गया, दुकानदार। इसके बाद सातवाहन शासकों के द्वारा शांति व्यवस्था और यातायात के उन्नत साधनों के कारण आंतरिक और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। बहुत आएगा यहाँ पे, बहुत प्रोत्साहन मिला है। उस समय भड़ीच, सोपारा, कल्याण ये कुछ बंदरगाहें हैं। इनके थ्रू क्या होता था, विदेशों में भी माल भेजा जाता था। भारत के दक्षिण पूर्वी मध्य एशियाई देशों, मतलब कि भारत से मलमल, सूती वस्त्र, रेशम, कपास, हाथी दांत, इत्र, औषधियाँ, गरम मसाले, मोती, ये चीज़ें बाहर भेजी जाती थी। और इसके बदले में सातवाहन शासक शीशे का सामान हो गया, मदिरा या ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं वे मंगवाते थे। दूसरी तथा यहाँ पे तथा आएगा, 3री शताब्दी में नगरों की खुदाई से प्राप्त रोमन सिक्के अभिलेखों से पता चलता है कि देखिए हमें 2री और 3री शताब्दी में सिक्के मिले हैं, रोमन सिक्के। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इन लोगों का व्यापार होता था उनसे। इसके बाद आता है धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कंडीशन। तो हिंदू धर्म के ये लोग थे, ब्राह्मण थे, और इन्होंने अश्वमेध राजसूय ये वैदिक यज्ञ कराए। राजसूय है ये। और इस काल में वरुण, इंद्र, वासुदेव, कुबेर तथा वैष्णव देवताओं की पूजा होती थी। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को अनेक जो टैक्स होते थे, बिना टैक्स वाली जागीरें भी दी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसी का कुछ पार्ट बच गया है, पहले इसको देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के विकास में भी योगदान दिया है। देखिए ये लोग हिंदू धर्म के थे, फिर भी इन्होंने बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट किया है। बौद्ध भिक्षुओं को गांव दिए इन्होंने, चैत्य मठ ये बनवाए। इस काल में अमरावती, नागार्जुन, कोंडा बुद्ध सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। तो ये ब्राह्मण थे। उन्होंने लिख लो यहाँ पे, संस्कृत भाषा की अपेक्षा प्राकृतिक भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में इनके अभिलेख हमें मिले हैं। प्राकृतिक भाषा इनकी राजभाषा थी। देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है, MCQ पूछा जा सकता है कि सातवाहनों की राजभाषा कौन सी थी? कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा। सातवाहन शासक हाल ने अपना प्रसिद्ध, 1 मिनट में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, गाथा सप्तशती ये एक बुक है, एक ग्रंथ है, यहाँ पे आएगा ग्रंथ। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रंथ आएगा। तो ये ग्रंथ लिखा है। सातवाहन शासक किसने? हाल ने। तो ये शासक का नाम है हाल। तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो अभी तक हम लोग दोस्तों 2 ही मेन पॉइंट हमने पढ़े हैं। पहला शासन के बारे में, दूसरा हमने सामाजिक व्यवस्था के बारे में या सामाजिक अवस्था के बारे में पढ़ा है। तो अब हम इसी के अंडर है ये कला और साहित्य, आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहन शासक कला के संरक्षक थे, यहाँ पे थे आएगा। इस टाइम में क्या हुआ, मनमोहक चैत्य, विहार, स्तूप इनका निर्माण किया गया। कला को देखकर विशेषज्ञ भी चकित रह गए, इतनी अच्छी कलाकारी यहाँ पे हमें मिली है। चैत्य बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है।
जो चैत्य, आप ये ना सोचिए कि चैत्य क्या है, विहार क्या है, स्तूप, तो ये तीनों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। स्तूप का आपको पता होगा, एक पिलर टाइप के होते हैं जहाँ पे आपको पता होगा महात्मा बुद्ध की जो अस्थियाँ थी या जो उनकी जो राख थी, वो भारत में कई जगह पर अलग अलग उसके हिस्से हुए थे, और उन पे क्या हुआ था, फिर जहाँ पे भी वो रखी गई थी उस पे स्तूपों का निर्माण किया गया था। और जो चैत्य होते हैं, या विहार की हम बात करें, विहार क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए जो जगह होती है, उनके विश्राम करने के लिए उसको विहार बोलते हैं, और चैत्य बोलते हैं हम मंदिरों को। ठीक है, एक बड़ा हॉल होता है और इसमें पिलर से होते हैं, उसमें बरामदा होता है, वहाँ से आने जाने का रास्ता होता है। तो सातवाहन शासन काल में दक्षिण गुहा मंदिर चैत्यों में, तो इनके जो चैत्य है उसमें भाजा का चैत्य, ये काफ़ी फेमस है। भाजा का चैत्य ये काफ़ी फेमस है इनका। इसके अतिरिक्त काले का चैत्य है। तो दोनों चैत्य आपको याद रखने हैं किस टाइम पीरियड में बने थे या किससे संबंधित है। प्रथम शताब्दी में बना था और 40 मीटर लंबा, 15 फीट ऊंचा था ये, और इसमें बने हॉल 15 बाई 15 के थे, अत्यंत 15 के सुंदर स्तंभ बनाए गए। तो यहाँ पे क्या था कि जो हॉल था उसमें 15 पिलर बनाए गए, और शिखर पर हाथी घोड़े सवार ये बने हुए थे। ठोस चट्टानों को काटकर ये बनाए गए थे। विशाल स्तूप भी बना हुआ है यहाँ पर, जिसके ऊपर एक लकड़ी का छाता रखा हुआ है, और हॉल के भीतर प्रकाश के लिए खिड़कियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास की जगह होती है, ये मैंने आपको बता दिया, विश्राम वगैरह करने के लिए होती है। और सातवाहन काल में नासिक और अन्य जगहों पर विहारों का निर्माण हुआ है। स्तूप की बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, एक गोल संरचना सी होती है जहाँ पे जो महात्मा बुद्ध थे इनके अवशेष के ऊपर इनको खड़ा किया जाता है। तो इस काल में ऐसे स्तूप अमरावती हो गया, एलोरा हो गए, नागार्जुन कोंडा हो गए, इसमें बनाए गए हैं। अमरावती का जो स्तूप है सबसे विख्यात है ये, उस पर मनुष्य, पशुओं और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सातवाहन काल में कला का पूर्ण विकास हुआ है। सातवाहन शासक साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में पाली अथवा प्राकृत भाषा, आपने पीछे भी पढ़ा है हमने अभी कि उनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी या पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने भी अपना जो पहला उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में ही दिया था। सातवाहन शासक हॉल के बारे में हमने पढ़ा है कि इसने एक अपना ग्रंथ भी लिखा है, गाथा सप्ती, जो जिसमें 700 श्लोक हैं। तो ये भी उसी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। जैन विद्वान कुडाचार्य ने समय सार, गयन सार, प्रभक्त सार, ये विख्यात ग्रंथों की रचना की है। गुडाडे ने ब्रैत कथा नामक ग्रंथ की रचना की है। तो सातवंशों के बारे में दोस्तों हमने पूरा डिटेल में यहाँ पे फैक्ट सारे हमने पढ़े हैं। तो एक बार हम उपसंहार पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं। हमने उसकी मुद्रा अभिलेख, इनसे हमें ये पता चलता है कि एक उत्तम शासन व्यवस्था थी उसकी, और सामंत सिस्टम था, राजा मेन होता था, और हिंदू धर्म के अनुयायी थे। दूसरे धर्म के प्रति भी इन्होंने सहनशीलता अपनाई है, और अपने प्रशासन को और बेटर करने के लिए इन्होंने प्रांत बनाए। फिर उसके नीचे गांव होते थे। तो इस वंश के लगभग 19 शासकों ने 300 साल तक शासन किया है। संस्थापक की हम बात करें सिमुख और गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है, जिसने इस वंश के साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया है। तो यदि दोस्तों आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या
हमें मेल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जीके की बुक से मैंने इमेज ली है। और बर्मी लिपि में, लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा की हम बात करें, हिंदी की तो भाषा क्या है हिंदी, और इसकी लिपि क्या है देवनागरी। देवनागरी तो नागरी, ठीक है, एक ये हटा लेना भाई, देवनागरी, ठीक है। तो इसकी बर्मी लिपि। सातवाहन काल में चांदी तांबे इनके सिक्कों का प्रयोग हुआ है। कारशान भी इसको कहा जाता है। आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्के भी बनाए हैं भाई इन्होंने। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान जागीर देने की प्रथा की शुरुआत यहीं से हुई है। आपसे पूछ ले कि जो ब्राह्मणों को जमीन दान दी जाती है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इन्होंने ही किया उसकी शुरुआत। सातवाहन में मातृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था दी। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने राजा था, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम था इसका। तो इसने अपनी माँ का नाम यहाँ पे गौतमी लगाया है। अपनी माँ के साथ इसने शासन किया है, परंतु उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यदि दोस्तों हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी हम 1 बाय 1 करके पूरी हिस्ट्री आपको कराएंगे। हिस्ट्री होने के बाद हम लोग पॉलिटी डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।